बिल्कुल। दरअसल जेनरेटिव एआई मॉडल्स ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को पहचानते हैं जो उनके पास ट्रेनिंग डेटा में होते हैं और फिर उसी आधार पर नए टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो सामग्री बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक जेनरेटिव टेक्स्ट मॉडल ट्रेन करते हो तो वो अलग अलग शब्दों और वाक्यों से सीखकर पूरी नई कहानियाँ या पैराग्राफ बना सकता है। इसी तरह इमेज जनरेशन में वो पैटर्न्स पकड़कर बिल्कुल नई तस्वीरें भी बना सकता है। हम्म, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई ना, ये जनरेटिव एआई इज अ काइंड ऑफ एआई व्हिच कैन क्रिएट न्यू कंटेंट एंड इट कैन लर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा एंड सिंथेसाइज टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो। नेक्स्ट आता है जेन एआई वर्सेस ट्रेडिशनल एआई। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जैसे वो ट्रेडिशनल एआई जो था वो प्रिडिक्शन देता है और क्लासिफिकेशन करता है। जनरेटिव एआई क्या करता है, क्रिएट करता है और जनरेट करता है कि नया कंटेंट। आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है इसमें, ट्रांसफॉर्मर्स वर्सेस डिसीजन ट्रीज और एसवीएम। इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करो, आर्किटेक्चर वाली क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। आर्किटेक्चर में बड़ा अंतर है। ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स अक्सर डिसीजन ट्रीज, रिग्रेशन या सिंपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स पर बेस्ड होते हैं जो पहले से तय पैटर्न या नियमों का पालन करते हैं। जबकि जनरेटिव एआई में खासकर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जैसे जीपीटी या डाली बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न सीखते हैं और बहुत ही लचीले तरीके से नया कंटेंट क्रिएट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है जो अलग अलग हिस्सों के बीच रिलेशन को पकड़कर बेहतर जनरेशन करता है, जबकि ट्रेडिशनल मॉडल्स में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये बात मुझे अच्छे से समझ में आई कि ट्रेडिशनल मॉडल डिसीजन ट्रीज का यूज़ करते हैं, बट ट्रांसफॉर्मर्स एग्जैक्टली होते क्या है जो कि डेल ई और जीपीटी मॉडल्स में यूज़ होते हैं, जैसा कि तुमने बोला। ट्रांसफॉर्मर्स एग्जैक्टली होते क्या है, और उसके अंदर जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म वाली बात बोली, वो क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर एक तरह का डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जिसे 2017 में पेश किया गया था। इसकी खास बात सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है जो हर शब्द या इनपुट के बीच के रिलेशन को समझता है। इसका मतलब है कि मॉडल देखता है कि कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से ज़्यादा रिलेटेड है और इसी से वो कॉन्टेक्स्ट को पकड़कर बेहतर आउटपुट बनाता है। इस सेल्फ अटेंशन की वजह से ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स डेटा में भी पैटर्न पहचान सकता है जो पुराने मॉडल्स में मुश्किल था। ओके, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म मैं समझा, जिसमें मल्टीपल अपने पास बहुत सारे वर्ड्स का डेटा सेट होता है और उसमें वो आपस में एक दूसरे को रिलेट करता है और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पहचानता है। तो बट एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, थोड़ा अच्छे से एग्जांपल से बताओ। हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक वाक्य है जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब ट्रांसफॉर्मर हर शब्द को देखता है और उनके बीच के रिलेशन को समझता है। सेल्फ अटेंशन की वजह से वो ये पहचानता है कि मैं और जा रहा हूँ साथ में एक उद्देश्य दिखाते हैं और इसी तरह पूरे वाक्य का अर्थ समझता है। इस तरह ट्रांसफॉर्मर बड़ी मात्रा में डेटा पर काम करके एक साथ कई शब्दों के बीच गहरा संबंध बना सकता है, जिससे वो पूरे वाक्य को बेहतर तरीके से समझता है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर्स एक सेंटेंस के वर्ड्स को उठाता है और उसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है यूजिंग सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, राइट। तो ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है। हाँ, सही पकड़ा तुमने। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म दरअसल एक तरीका है जिसमें हर वर्ड अपने आसपास के बाकी वर्ड से ध्यान बटाता है। यानी हर शब्द का एक वेट तय होता है जो ये बताता है कि वो बाकी वर्ड से कितना रिलेट करता है। इस प्रोसेस से मॉडल समझता है कि कौन से शब्द एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हैं और इसी से वो पूरे वाक्य का कॉन्टेक्स्ट समझ पाता है, जो पहले वाले सिंपल मॉडल्स में नहीं था। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर एक सेंटेंस में से वर्ड्स को उठाता है और उसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि पर्पस क्या है पर्सन का सेंटेंस लिखने का। इसके लिए वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज करता है, जो कि हर एक वर्ड को एक वेट असाइन करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि इन वर्ड्स में क्या रिलेशन है। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। यही सेल्फ अटेंशन का मुख्य काम है। इससे ट्रांसफॉर्मर को वाक्य में हर वर्ड का महत्व पता चलता है और वो ओके, पूरे तो वाक्य के आगे अंदर एक बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है कोर कॉन्सेप्ट्स इन फंडामेंटल्स। इसमें सबसे पहले आती है एम्बेडिंग्स, अटेंशन मैकेनिज्म, हिडन लेयर एंड न्यूरल नेटवर्क। तो एम्बेडिंग क्या होती है, जैसे हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट होता है तो उसे हम छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर देते हैं और उसको हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक टेक्स्ट को, जैसे जो कि इंग्लिश टेक्स्ट है, कोई भी लैंग्वेज में टेक्स्ट है, उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने डेटाबेस में डाल देते हैं, डेटाबेस जैसे क्रोमाडी में। तो ये होती है एम्बेडिंग्स। अटेंशन मैकेनिज्म, जैसा कि तुमने अभी बताया, वो ये होता है कि हर एक सेपरेट वर्ड को
वो एक वेट असाइन कर देता है जिससे कि हमें वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप्स पता चलती है। हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में आती है, जो कि वी कैन से इट इनसाइड द ब्रेन फंक्शन करती है। मतलब एक इनपुट लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है, और बीच में एक हिडन लेयर्स होती है जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है। और इसी पूरे सिस्टम को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसमें इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर एंड हिडन लेयर, इसको मिला के न्यूरल नेटवर्क बनता है। अगर मैं गलत हूँ या फिर थोड़ा कहीं मिस कर गया तो इसको करेक्ट करो। नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारा समझना सही है। एम्बेडिंग का काम ही यही होता है कि टेक्स्ट को नंबर्स में बदलकर मॉडल को समझने लायक बनाना। अटेंशन मैकेनिज्म वाकई वर्ड्स को वेट देता है जिससे रिलेशन समझ आते हैं। हिडन लेयर, जैसे तुमने कहा, वो मॉडल के बीच में छुपे हुए प्रोसेसिंग स्टेप्स लेता है और पूरा सिस्टम मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करता है। तो तुमने काफ़ी अच्छा सारांश दिया है। हो गया। सो अब हम आते हैं एडवांटेज पर ऑफ जनरेटिव एआई। इसमें हमें ऑटोमेशन मिल जाता है, स्केलेबिलिटी मिल जाती है, पर्सनलाइजेशन मिल जाती है, 24/7 अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इज इट करेक्ट? हाँ, बिल्कुल सही। जेनरेटिव एआई के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले ऑटोमेशन, जिससे कई रिपीटेटिव टास्क्स खुद ब खुद हो जाते हैं। फिर स्केलेबिलिटी, यानी बड़े स्तर पर काम करना आसान हो जाता है। पर्सनलाइजेशन, क्योंकि ये यूज़र की पसंद और आदतों को समझकर इंडिविजुअल अनुभव देता है। और साथ ही 24/7 अवेलेबिलिटी, जिससे कभी भी कहीं भी यूज़ किया जा सकता है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर पर आते हैं, जो कि है कोर आर्किटेक्चर्स ऑफ जनरेटिव एआई। इसमें सबसे पहले आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है। इसके लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर भी तीन चीज़ आती हैं। पहली होती है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, दूसरी होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, और तीसरी होती है फाउंडेशन फॉर जीपीटी एंड क्लॉड। लाइक ट्रांसफार्मर्स आर द फाउंडेशन फॉर जीपीटी एंड क्लॉड, ये बात सही है। लेकिन क्या इस पूरे पार्ट को इलेबोरेट कर सकते हो थोड़ा अच्छे से विद एन एग्जाम्पल? हाँ, ज़रूर। तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है जो हर शब्द को बाकी शब्दों से रिलेट करके वजन देता है, जिससे पूरा वाक्य समझ आता है। दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग है, यानी ट्रांसफॉर्मर एक साथ सारे शब्दों को प्रोसेस कर सकता है, जिससे बहुत तेज़ गणना होती है और ये सीक्वेंस का इंतजार नहीं करता जैसा कि पहले के मॉडल्स में होता था। और यही वजह है कि ट्रांसफॉर्मर जीपीटी और फ्लॉर जैसे मॉडलों का बेस बनता है। जीपीटी जैसे मॉडल्स इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बने हैं, जिससे वो बड़े पैमाने पर टेक्स्ट को समझते और जनरेट करते हैं। तो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म और पैरेलल प्रोसेसिंग अलग है या सेम ही है? मतलब इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है या फिर ये कॉन्सेप्ट ही अलग है? हाँ, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ये बताता है कि हर वर्ड का दूसरे वर्ड से कितना महत्व है, यानी वो वेट्स असाइन करता है। जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि सारे वर्ड्स को एक साथ एक ही समय में प्रोसेस किया जाता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर बहुत तेज़ी से काम करता है। तो दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन साथ में मिलकर ट्रांसफॉर्मर की ताकत बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पे आते हैं, जो कि है गैन, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो इसमें दो चीज़ आती है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। तो जनरेटर एक नॉइसी इमेज को जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटर उसको डिटेक्ट करता है कि लाइक ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से। और दोनों आपस में एक दूसरे को इम्प्रूव करते रहते हैं, लाइक दैट। तो इस पर थोड़ा सा एलेबोरेट करना। उसके अलावा एक एडवर्सरियल ट्रेनिंग होती है। इसी चीज़ को आई गेस एडवर्सरियल ट्रेनिंग कहते हैं। तो इस चीज़ पर भी करना इलेबोरेट। एंड मोड कोलैप्स चैलेंज क्या होता है ये भी बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही। गैन यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में दो पार्ट होते हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर एक शोर वाला, मतलब नॉइस से भरा हुआ इनपुट लेकर उसे सुधारते हुए एक इमेज बनाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर ये पहचानने की कोशिश करता है कि वो असली इमेज है या जनरेट की हुई। दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं। जनरेटर हर बार बेहतर इमेज बनाता है ताकि डिस्क्रिमिनेटर धोखा खा जाए, और डिस्क्रिमिनेटर और ज़्यादा सटीक हो जाता है पहचानने में। यही पूरा एडवर्सरियल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं और सुधारते रहते हैं। इसका बड़ा चैलेंज यही है कि मॉडल को बैलेंस में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जनरेटर ज़्यादा अच्छा हो जाए तो डिस्क्रिमिनेटर पीछे छूट सकता है, और अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत तेज़ हो जाए तो जनरेटर सीख नहीं पाता। तो इसमें यही चैलेंज है, मॉडल कोलैप्स ना हो, इसके लिए दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है। वो भी बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। अच्छी बात है। तो नेक्स्ट अपने आते हैं डिफ्यूजन मॉडल। सो सबसे पहले ये बताओ, डिफ्यूजन मॉडल क्या होते हैं, और डिफ्यूजन मॉडल और गैन में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, बिल्कुल।
डिफ्यूजन मॉडल्स एक अलग अप्रोच है जहाँ वो धीरे धीरे एक शोर वाले डेटा से शुरू करके उसे साफ बनाते हैं, मतलब वो एक रिवर्स प्रोसेस करते हैं। शुरुआत में एक यादृच्छिक शोर होता है और मॉडल उसे धीरे धीरे सुधारता जाता है जब तक वो साफ वास्तविक डेटा ना बन जाए। इसके मुकाबले ज्ञान में जनरेटर सीधे एक इनपुट से आउटपुट बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर उसे जज करता है। डिफ्यूजन मॉडल ज़्यादातर क्वालिटी में बेहतर होते हैं क्योंकि उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए उन्हें ज़्यादा समय चाहिए। तो डिफ्यूजन मॉडल में तीन चीज़ है, जैसे नॉइज़ एंड डी नॉइजिंग, जो तुमने बताई कि नॉइज़ वो धीरे धीरे रिमूव करता है स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में। उसके बाद फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स क्या होते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन एंड डेली में ये यूज़ होता है। हाँ, बिल्कुल। डिफ्यूजन मॉडल्स में हम स्टेप बाय स्टेप एक शोर को हटाते हैं ताकि अंत में हमें एक साफ रियलिस्टिक इमेज मिलती है। ऑटो रियलिस्टिक विजुअल्स का मतलब है कि जो इमेजेस बनती है वो बहुत वास्तविक और प्राकृतिक लगती हैं, जैसे कि असली तस्वीरें। स्टेबल डिफ्यूजन और डेली एमी जैसे मॉडल्स इन्हीं डिफ्यूजन टेक्निक्स पर काम करते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन खासकर ओपन सोर्स है और बहुत लचीला है, जबकि डेली बहुत पावरफुल है और ये खासकर क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने में इस्तेमाल होता है। तो ये फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स क्या है, डिफ्यूजन मॉडल से जनरेट करते हैं इसे? हाँ, बिल्कुल। डिफ्यूजन मॉडल्स की खासियत यही है कि वो बहुत ही हाई क्वालिटी फोटो रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे शोर हटाते हैं तो आखिर में जो इमेज निकलती है वो इतनी सटीक और प्राकृतिक लगती है कि वो असली फ़ोटो जैसी दिखती है। इसी वजह से इन्हें आर्ट, डिज़ाइन और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ रियलिस्टिक डिटेल्स की ज़रूरत होती है। और गैन को कहाँ यूज़ किया जाता है? हाँ, गैन्स का इस्तेमाल भी काफ़ी जगहों पर होता है, खासकर जब हमें क्रिएटिव या सिंथेटिक डेटा चाहिए, जैसे कि नई इमेजेस, वीडियो या वॉइस जनरेशन। उदाहरण के लिए फेस जनरेशन में जब हम नकली लेकिन रियलिस्टिक चेहरे बनाते हैं, या फिर गेमिंग में नए कैरेक्टर डिज़ाइन करने में गैन्स बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन बट डिफ्यूजन मॉडल्स भी अब काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि वो नहीं, ज़्यादा मेरे को ये बताओ, बट फिर गैन से बेटर ही है ना डिफ्यूजन मॉडल, तो हम फिर हर जगह डिफ्यूजन मॉडल यूज़ करेंगे, गैन क्यों यूज़ करेंगे? हाँ, देखा जाए तो डिफ्यूजन मॉडल्स का क्वालिटी और कंट्रोल ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन गैन्स की अपनी खासियत है। जैसे गैन्स काफ़ी तेज़ी से ट्रेन होते हैं और कभी कभी ज़्यादा विविधता या क्रिएटिविटी देते हैं। इसलिए जहाँ बहुत हाई क्वालिटी फोटो रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए, वहाँ डिफ्यूजन बेहतर है। लेकिन अगर तेज़ और अलग अलग तरह के सिंथेटिक डेटा की ज़रूरत हो तो गैन्स भी बहुत उपयोगी होते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं VAE पर। तो VAE क्या होते हैं ये बताओ सबसे पहले। उसके अंदर फिर वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स आते हैं, लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आता है, प्रोबेबिलिस्टिक जनरेशन आता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाओ मुझे विद एग्जांपल। ज़रूर। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स या वीएस एक तरह के जनरेटिव मॉडल्स हैं जो डेटा की प्रोबेबिलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। इसमें एक एनकोडर होता है जो इनपुट डेटा को एक लो डायमेंशनल लेटेंट स्पेस में मैप करता है, और फिर एक डीकोडर उस लेटेंट स्पेस से डेटा को फिर से जनरेट करता है। वीएस का मुख्य फ़ायदा यह है कि वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, यानी हर बार एक संभावित आउटपुट मिलता है, ना कि एक फिक्स्ड। इससे हम नए डेटा पॉइंट्स को सैम्पल कर सकते हैं और मॉडल को बेहतर तरीके से जनरेट करने में मदद मिलती है। सच बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया ये प्रोबेबिलिस्टिक जनरेशन क्या है, लेटेंट स्पेस क्या है, ऑटो एनकोडर्स का क्या काम है, डीकोडर्स का क्या काम है, ऐसे बताओ अच्छे से विद एग्जांपल। बिल्कुल समझाता हूँ। सबसे पहले ऑटो एनकोडर एक तरह का नेटवर्क है जो इनपुट डेटा को छोटा सरल फॉर्म में मैप करता है, इसको हम एनकोडर कहते हैं, और फिर उसे वापस मूल डेटा जैसा बनाता है, डिकोडर। अब लेटेंट स्पेस एक छिपा हुआ लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डेटा का सार छिपा होता है। प्रोबेबिलिस्टिक जनरेशन का मतलब है कि मॉडल हर बार एक संभावित वेरिएशन जनरेट करता है, ना कि सिर्फ एक ही फिक्स्ड आउटपुट। तो ऑटो एनकोडर डेटा को कम प्रचलित फॉर्म में बदलता है और फिर डिकोडर उसे वापस बनाता है, और इसी प्रक्रिया से हम अलग अलग संभावित आउटपुट्स जनरेट कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये जो एनकोडर डेटा को एक छिपे हुए स्पेस में बदलता है और डिकोडर उसे वापस एक संभावित आउटपुट में बदलता है, और इसी से हमें अलग अलग संभावनाओं वाले जनरेशन मिलते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा टेक्निकल रखती हूँ। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर एक ऐसा मॉडल है जो इनपुट डेटा को एक छिपे हुए यानी लेटेंट स्पेस में मैप करता है। इस लेटेंट स्पेस में हर डेटा पॉइंट का एक संभावनापूर्ण रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर डीकोडर इस लेटेंट स्पेस से डेटा को वापस बनाता है। इस तरह हम संभावित रूपों से नए डेटा सैंपल बना सकते हैं, जिससे मॉडल डेटा की वेरिएशन को सीखता है और जनरेट कर पाता है। लेटेंट स्पेस क्या होता है?
लेटेंट स्पेस एक छोटा कम डायमेंशनल गणितीय स्थान होता है जहां हम इनपुट डेटा के मुख्य गुणों को संक्षेप में रखते हैं। इसे अरे एनकोडर भाई कहते रहने दे तू, रहने दे। चलो इसको मैं बाद में देख लूँगा, वी इसको। अभी हम आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर, जिसमें ट्रेनिंग एंड अडेप्टेशन। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है कि ये जो होते हैं प्री ट्रेंड होते हैं बहुत बड़े मैसिव डेटा सेट पर, और हम इनको डोमेन स्पेसिफिक के हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं। और एक इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना। लेकिन डोमेन स्पेसिफिक फाइन ट्यून मतलब जैसे अगर उसे लॉयर के लाइक लॉ फर्म के लिए फाइन ट्यून करना है, तो उसे ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और उस पर ही स्पेसिफिक उसको ट्रेन किया जाएगा या फिर फाइन ट्यून किया जाएगा, हम कह सकते हैं। जिससे कि वो एक उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि लॉ की लैंग्वेज होती है उसमें डेटा जनरेट करे, और उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट जनरेट करे। तो उसके लिए हमें उसके बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा जो कि उसी फॉर्मेट में लिखा हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ा भाषा मॉडल यानी एलएलएम पहले बहुत बड़े और विविध डेटा सेट्स पर प्री ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो सामान्य भाषा समझ सके। उसके बाद हम उन्हें किसी खास डोमेन के लिए फाइन ट्यून करते हैं। जैसे अगर आपको लॉ फर्म के लिए चाहिए तो आप सारी कानूनी दस्तावेज और जजमेंट्स का डेटा देते हो ताकि मॉडल उसी भाषा को सीख सके। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग का मतलब है कि मॉडल को बिना दोबारा ट्रेन किए सिर्फ दिए गए उदाहरणों के आधार पर तुरंत ही नई जानकारी सीखने की क्षमता होती है और वो उसी संदर्भ में जवाब देता है। ओके, तो इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग मतलब हमें बार बार उसे सेम डेटा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, वो चैट में जो ऊपर डेटा है उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट वो सीख उससे सीखेगा एंड देन आगे डेटा प्रोड्यूस करेगा, राइट? हाँ, बिल्कुल यही है। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग में मॉडल उसी चैट के या दिए गए उदाहरणों के संदर्भ से तुरंत सीखता है बिना दोबारा पूरी ट्रेनिंग किए। वो पहले से जो ज्ञान रखता है उसे उसी नए संदर्भ से जोड़कर जवाब ओके, देता है। नेक्स्ट आते हैं अपने कुछ की कॉन्सेप्ट्स इन एलएलएम, जिसको फर्स्ट है टोकनाइजेशन, पैरामीटर्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इन तीनों के बारे में बताओ। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले टोकनाइजेशन का मतलब है कि हम टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं जिन्हें टोकन्स कहते हैं, ताकि मॉडल हर टोकन को अलग से समझ सके। फिर पैरामीटर्स वो वजन होते हैं जो मॉडल ट्रेन करते समय सीखता है और ये तय करते हैं कि मॉडल कितना जटिल पैटर्न सीख सकता है। और प्रॉम्प्टिंग वो तरीका है जिससे हम मॉडल को निर्देश देते हैं, यानी हम उसे एक सवाल या निर्देश देते हैं ताकि वो उसी आधार ठीक है, पर बोले। प्रॉम्प्टिंग तो निर्देश देना हो गया। पैरामीटर्स मतलब पैरामीटर्स मेरे को नहीं समझ में आया एग्जैक्टली क्या है। और टोकनाइजेशन मतलब हम जो हमारे जो बड़ा सा टेक्स्ट होता है उसको छोटे छोटे टोकन्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि मॉडल अच्छे से समझ पाए। हाँ, बिल्कुल सही। पैरामीटर्स दरअसल वो वजन होते हैं जो मॉडल के अंदर होते हैं और इन्हें ट्रेनिंग के दौरान डेटा से सीखकर अपडेट किया जाता है। ओके, तो ये पैरामीटर पैरामीटर्स वेट्स होते हैं जो कि मॉडल जो कि न्यूरल नेटवर्क में होते हैं, एंड ट्रेनिंग के टाइम पर ये यही पैरामीटर्स अपडेट होते हैं। पैरामीटर्स जैसे मतलब वेट्स होता है, एंड हाइपर पैरामीटर्स मतलब लर्निंग रेट एंड ड्रॉप आउट रेट, वो सब हो गया, करेक्ट? हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। पैरामीटर्स वही वजन होते हैं जो मॉडल सीखता है, जबकि हाइपर पैरामीटर्स वो मैनुअल सेट किए गए नियंत्रण होते हैं, जैसे लर्निंग रेट, बैच साइज या ड्रॉप आउट, जो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल की परफॉर्मेंस को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आता है मॉडल टाइप्स। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के मॉडल टाइप्स में जैसे प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं, कुछ GPT-4 और जेमिनाइज हो गया। फिर कुछ ओपन सोर्स होते हैं जैसे लामा, मिस्ट्रल हो गया। एंड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, MOE, ये क्या होता है इसके बारे में बताओ एक बार। ज़रूर। मॉडल टाइप्स में सबसे पहले प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं जैसे GPT-4 या जेमिनाई, जो कंपनियों द्वारा विकसित और कंट्रोल किए जाते हैं। फिर ओपन सोर्स मॉडल्स होते हैं जैसे लामा या मिस्ट्रल, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं और इन्हें कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या मोए एक ऐसी आर्किटेक्चर है जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ मॉडल्स होते हैं और हर इनपुट के लिए सबसे उपयुक्त एक्सपर्ट सक्रिय होता है, जिससे मॉडल की क्षमता और भी बेहतर हो जाती है। तो मोई का कुछ एग्जांपल दो। उदाहरण के लिए गूगल का ग्लैम मॉडल है, जो एक स्पार्स मोई भाषा मॉडल है जिसमें 64 एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन हर लेयर में सिर्फ टॉप 2 एक्सपर्ट्स ही एक्टिव होते हैं। दूसरा जी शार्ड मॉडल है, जो स्पार्सली गेटेड मोई लेयर का एक उदाहरण है
और स्विच ट्रांसफॉर्मर भी गूगल का ही मॉडल है, जिसमें हर टोकन पर सिर्फ एक एक्सपर्ट एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी क्षमता रखता है। ठीक है, गूगल का ग्लैम मॉडल है बस, है ना? ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट आता है अपने एडवांस टेक्निक इन जेन एआई, जिसमें पहला आता है रैग। रैग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। रैग का फुल फॉर्म है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें एक्सटर्नल नॉलेज इंटीग्रेशन किया जाता है, इससे हेलुसिनेशन कम होता है और इसमें वेक्टर डेटाबेसेस यूज होते हैं। तो रैग को पूरा डिटेल में बताओ अभी मेरे को। बिल्कुल। रैग का पूरा मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें एक जेनरेटिव मॉडल को बाहरी एक्सटर्नल नॉलेज बेस से जानकारी लाने का मौका दिया जाता है। जब मॉडल को कोई सवाल मिलता है तो वो पहले एक डेटाबेस या डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी से प्रासंगिक जानकारी खोजता है और फिर उसी जानकारी को इस्तेमाल करके अधिक सटीक और तथ्यात्मक जवाब बनाता है। इससे मॉडल के ह्यूमन लाइक हॉलिसिनेशन कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जवाबों को विश्वसनीय डेटा से जुड़ी जानकारी पर आधारित करता है। ठीक है, इन एडवांस टेक्निक में रैग के अलावा दूसरा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में बताओ। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे RLHF री एनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, ह्यूमन इन द लूप, एथिकल अलाइनमेंट। ये पूरा अच्छे से डिटेल में बताओ। बिल्कुल। अलाइनमेंट का मतलब है कि हम सुनिश्चित करें कि मॉडल के व्यवहार और उसके आउटपुट मानव मूल्यों और इच्छित उद्देश्यों के अनुरूप हो। इसमें कई तकनीकें हैं। तो अलाइनमेंट का मतलब है कि हम इंश्योर करें कि मॉडल का बिहेवियर ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिकल गोल्स के साथ अलाइंड हो। इसमें RLHF यानी री लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, ह्यूमन इन द लूप अप्रोच और एथिकल अलाइनमेंट टेक्निक शामिल होती है, ताकि हम मॉडल को बेहतर तरीके से इंसानी बातों के मुताबिक बना सकें। हाँ, क्या होता है एथिकल अलाइनमेंट, वो तो बताओ। एथिकल अलाइनमेंट का मतलब है कि हम सुनिश्चित करें कि मॉडल ऐसे आउटपुट न दे जो नुकसानदायक, भेदभावपूर्ण या अमानवीय हो। इसके लिए हम नैतिक दिशा निर्देश, मानव फीडबैक और लगातार मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मॉडल का व्यवहार सामाजिक और नैतिक मानकों को पूरा करे। ओके, तो हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज़ केसेस की। उसमें आएगा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। इसमें मल्टीपल तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन हो गया, मार्केट कंटेंट क्रिएशन हो गया, डॉक्यूमेंट समराइजेशन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, को पायलट, ये सब पता ही है। ठीक है, तो मार्केट कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो मार्केट कंटेंट क्रिएशन में जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल काफ़ी प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मार्केटर्स एआई मॉडल्स का उपयोग करके कस्टमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कैप्शंस या विज्ञापन कॉपी ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होती है, साथ ही स्केलिंग भी आसान हो जाती है, क्योंकि एआई तेज़ी से बड़े वॉल्यूम में कंटेंट जनरेट कर देता है। इसके अलावा ब्रांड की आवाज़ और टोन को भी एआई मॉडल्स लगातार बनाए रखते हैं, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ओके, सो नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हेल्थ केयर, लीगल, HR और फाइनेंस आते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन में जेनरेटिव एआई का हर सेक्टर में अलग अलग तरह से उपयोग हो रहा है। हेल्थ केयर में उदाहरण के लिए ये पेशेंट रिपोर्ट्स का सारांश बनाने, मेडिकल नोट्स जनरेट करने और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान सुझाने में मदद करता है। लीगल सेक्टर में ये कानूनी डॉक्यूमेंट्स का ऑटोमेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और केस प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो रहा है। HR में ये टैलेंट एक्विजिशन, इंटरव्यू शेड्यूलिंग और पॉलिसी दस्तावेज तैयार करने में सपोर्ट करता है। और फाइनेंस में ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जोखिम विश्लेषण और निवेश सलाह में एनालिटिक्स को बेहतर बनाता है। और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे हगिंग फेस आ गया, लैंगचेन आ गया, पाइटॉर्च या फिर टेंसरफ्लो आ गया। इनके बारे में बताओ, हगिंग फेस क्या है, लैंगचेन क्या है, पाइटॉर्च या फिर टेंसरफ्लो क्या है, ये सब। हाँ, बिल्कुल। तो हगिंग फेस एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो प्री ट्रेन जेनरेटिव मॉडल्स और NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। इसमें मॉडल्स को ट्रेन करना, फाइन ट्यून करना और API के जरिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो जेनरेटिव मॉडल्स को बड़ी स्केल पर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने में मदद करता है, खासकर जब आपको मल्टीपल स्टेप लॉजिक या डेटा सोर्सेज जोड़ने हों। पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो दोनों ही डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं। पाइटॉर्च को इसकी डायनामिक ग्राफ और सरल कोडिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, जबकि टेंसरफ्लो को इसकी स्केलेबिलिटी और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन के लिए पसंद किया जाता है। ओके, तो अभी हम चैलेंजेस एंड एथिक्स इन जनरेटिव एआई पर बात करेंगे।
इसमें सबसे पहले आते हैं अपने टेक्निकल हर्डल्स, जैसे कि हेलुसिनेशंस, लेटेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इस पर इलाबोरेट करो अच्छे से। हाँ, ज़रूर। तो सबसे पहले हेलुसिनेशन की बात करें तो इसमें एआई मॉडल्स गलत या बेमानी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, जो असली डेटा से मेल नहीं खाते। फिर लेटेंसी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़े मॉडल्स को रन करने में काफ़ी समय लगता है, खासकर जब रियल टाइम रिस्पॉन्स की ज़रूरत हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि इन मॉडल्स को ट्रेन और सर्व करने के लिए हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर और क्लाउड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। एंड इसके अलावा हम सेफ्टी एंड एथिक्स की भी बात करेंगे, जैसे बायस मिटिगेशन, कंटेंट फिल्टरिंग, जीडीपीआर कंप्लायंस, सिंथेटिक डेटा प्राइवेसी, ये सब में एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो बायस मिटिगेशन क्या होता है? हाँ, बायस मिटिगेशन का मतलब है कि हम एआई मॉडल में मौजूद बिना आवश्यक पक्षपात को कम करें, ताकि मॉडल का आउटपुट ज़्यादा निष्पक्ष और हर वर्ग के लिए संतुलित रहे। इसके लिए डेटा सेट एक में बैलेंस। सेकेंड रुको। बिल्कुल। तो बायस मिटिगेशन में हम खास तौर पर एल्गोरिदमिक बायस को कम करने पर ध्यान देते हैं। इसके लिए हम स्ट्रैटेजी जैसे फेयर लॉस फंक्शंस, डेमोग्राफिक पैरिटी और डेमोग्राफिक डिस्पैरिटी जैसे मेट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी बायस कारक फीचर्स को तटस्थ करने की कोशिश करते हैं और मॉडलों को रेगुलराइज करके बायस को कम करते हैं, ताकि आउटपुट में पक्षपात कम हो। हाँ, पर ये मेरे को समझ नहीं आया, तो थोड़ा अच्छे से बताओ क्या कहना चाहते हो उसमें। हाँ, बिल्कुल, समझाता हूँ। बायस मिटिगेशन का मतलब है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारा मॉडल किसी खास ग्रुप या कैटेगरी के खिलाफ पक्षपाती ना हो। इसके लिए हम अपने ट्रेनिंग डेटा को इस तरह से तैयार करते हैं कि अलग-अलग ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व बराबर हो। साथ ही हम ऐसे लॉस फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो बायस को पेनलाइज करते हैं, ताकि मॉडल का आउटपुट सभी के लिए फेयर रहे। ओके, सो हम इसको वही पक्षपाती नहीं करना चाहते हैं। किसी को फेवर नहीं, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को फेवर नहीं मिलना चाहते हैं, न्यूट्रल रखना चाहते हैं। इसलिए हम बायस पर हम एक लॉस फंक्शन लगा देते हैं, जिससे कि वो कम हो जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। हम एक फेयरनेस लॉस फंक्शन जोड़ते हैं, जो मॉडल के बायस्ड आउटपुट को एक तरह से पेनलाइज करता है, ताकि ट्रेनिंग के दौरान वो आउटपुट सभी डेमोग्राफिक ग्रुप्स के लिए समान रहे। इस तरीके से हम मॉडल को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वो पक्षपाती ना हो और हर वर्ग के लिए निष्पक्ष ओके, निर्णय ले। नेक्स्ट है कंटेंट फिल्टरिंग, इसके बारे में बताओ। हाँ, तो कंटेंट फिल्टरिंग में हम एआई मॉडल्स को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं कि वो हानिकारक, आपत्तिजनक या गलत जानकारी वाले कंटेंट को पहचान कर ब्लॉक कर सकें। इसके लिए हम सेंसिटिव वर्ड डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन मॉडल्स और रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम सुनिश्चित करें कि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सुरक्षित और उपयुक्त सामग्री ही दिखाई दे। ओके, एंड जीडीपीआर कंप्लायंस के बारे में बताओ। जीडीपीआर कंप्लायंस का मतलब है कि हम डेटा प्राइवेसी और यूज़र के अधिकारों का पूरा ध्यान रखें। इसका मतलब है कि यूज़र की पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना, उनका स्पष्ट सहमति लेना और डेटा प्रोसेसिंग को ट्रांसपेरेंट रखना। एआई मॉडल्स में हमें यूज़र डेटा का सही एनोनिमाइजेशन, डेटा स्टोरेज का नियंत्रण और यूज़र द्वारा डेटा डिलीट करने के अधिकार का भी ध्यान रखना होता है, ताकि हम जीडीपीआर के सारे नियमों का पालन कर सकें। जीडीपीआर के क्या नियम होते हैं? हाँ, जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का एक कानून है, जो 2018 में लागू हुआ था। इसका मकसद यूज़र्स की पर्सनल डेटा की सुरक्षा और उनके प्राइवेसी अधिकारों को मजबूत करना है। इसके तहत कंपनियों के यूज़र्स की सहमति लेना, डेटा का सही इस्तेमाल करना और यूज़र्स को अपने डेटा पर नियंत्रण देने जैसे नियमों का पालन करना ज़रूरी है। और अगर ये किसी ने नहीं किया तो क्या होगा? अगर कोई कंपनी जीडीपीआर का पालन नहीं करती, तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। जुर्माना कंपनी की सालाना टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है और साथ ही उन्हें अपनी डेटा प्रैक्टिस भी सुधारनी पड़ सकती है, ओके जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा ओके और ओके ओके भरोसे। ओके ओके, सो नेक्स्ट है सिंथेटिक डेटा प्राइवेसी, ये क्या होता है बताओ। हाँ, सिंथेटिक डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि हम असली पर्सनल डेटा की जगह सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल करें, जो वास्तविक डेटा से सांख्यिक रूप से मिलता जुलता हो, लेकिन किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बताता। इससे डेटा की प्राइवेसी सुरक्षित रहती है और हम मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सुरक्षित डेटा का इस्तेमाल कर पाते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत जानकारी का जोखिम उठाए। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड फ्यूचर ऑफ जेनरेटिव एआई मॉडल्स। इसमें कुछ मैट्रिक्स आते हैं जिसको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई, जो कि होती है एक्यूरेसी, कॉस्ट सेविंग एंड यूजर सेटिस्फैक्शन, एनपीएस इसको हम कहते हैं, एलएलएम एज अ जज। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से इलैबोरेट करो और एग्जांपल के साथ बताओ। हाँ, ज़रूर।
तो सबसे पहले एक्यूरेसी एक मुख्य मेट्रिक है जिसमें हम मॉडल के आउटपुट और वास्तविक परिणामों के बीच तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक टेक्स्ट जनरेशन मॉडल देख रहे हैं तो हम इसकी सही जानकारी देने की क्षमता को मापते हैं। फिर कॉस्ट सेविंग एक और अहम केपीआई है जिसमें हम देखते हैं कि एआई लागू करने से ऑपरेटिंग खर्च कैसे कम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक कंपनी मैनुअल मार्केटिंग कॉपी के बजाय एक एआई जनरेटिव मॉडल इस्तेमाल करती है तो वो लागत में काफ़ी बचत देख सकती है। यूज़र सेटिस्फैक्शन और एनपीएस यानी नेट प्रमोटर स्कोर भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यूज़र का अनुभव और उनकी संतुष्टि बताते हैं कि एआई मॉडल वाकई कितना अच्छा काम कर रहा है। उदाहरण के लिए एक ई कॉमर्स कंपनी यूज़र रिव्यू और एनपीएस स्कोर से समझ सकती है कि उनका एआई सहायता वाला रिकमेंडेशन सिस्टम कितना प्रभावी है। और एलएलएम एज जज? हाँ बिल्कुल, एलएलएम को जज के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम बड़े भाषा मॉडल्स को एक ऑटोमेटेड जज की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वे कानूनी फैसलों या नीतिगत सुझावों को त्वरित रूप से एनालाइज करें। उदाहरण के लिए एक एलएलएम का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेजों की जांच करने या समान केस का विश्लेषण करने में हो सकता है, जिससे जजों को सपोर्ट मिलता है। हालांकि अंतिम निर्णय इंसान का ही होता है, क्योंकि नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां अभी भी मानव के पास रहती हैं। ओके, तो अब इसमें हम फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे मल्टी मॉडल एआई हो गया, ऑटोनॉमस एआई एजेंट हो गया, स्मॉलर स्पेशलाइज्ड मॉडल्स हो गया। इन सबको भी डिटेल में एक्सप्लेन करो अलॉन्ग विथ प्रॉपर एग्जांपल्स। हाँ बिल्कुल, मल्टी मॉडल एआई का मतलब है कि मॉडल अलग अलग इनपुट मोडालिटीज जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को साथ में समझकर आउटपुट जनरेट करते हैं। उदाहरण के लिए एक मल्टी मॉडल मॉडल टेक्स्ट के साथ इमेज डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है। ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो खुद से डिसीजन लेते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट जो बिना मानव हस्तक्षेप के ईमेल्स का जवाब देता है। स्पेशलाइज्ड मॉडल्स दूसरी तरफ किसी एक खास डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या वित्तीय एनालिसिस। उदाहरण के लिए एक स्पेशलाइज्ड मॉडल सिर्फ फाइनेंशियल डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिससे रिजल्ट ज़्यादा सटीक और डोमेन विशेषज्ञ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने काफ़ी सारी बात कर ली है इस पर। अभी थोड़े से हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि जनरेटिव एआई में पूछे जा सकते हैं, तो पूछो और उसका आंसर भी करो। हाँ बिल्कुल, तो उदाहरण के लिए एक आम सवाल हो सकता है, आप जनरेटिव एआई में बायस मिटिगेशन कैसे लागू करेंगे, या आपके अनुसार कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं जब आप मल्टी मॉडल एआई को स्केल करना चाहते हैं। एक और सवाल हो सकता है, आप एलएलएम्स को कैसे जजमेंट सपोर्ट सिस्टम में जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। इन सवालों का जवाब देने में आप टेक्निकल डिटेल्स, उदाहरण और अपने अनुभव को जोड़ सकते हो। ओके, इनका आंसर करो। हाँ बिल्कुल, उदाहरण के लिए अगर पूछा जाए कि बायस मिटिगेशन आप कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा कि मैं पहले अपने ट्रेनिंग डेटा का बारीकी से ऑडिट करूँगा ताकि सारे डेमोग्राफिक ग्रुप्स का समान प्रतिनिधित्व हो। फिर मैं फेयरनेस, लॉस फंक्शंस और डेमोग्राफिक पैरिटी जैसे मैट्रिक्स इस्तेमाल करूँगा ताकि मॉडल का आउटपुट सभी के लिए बराबर और निष्पक्ष रहे। अगर सवाल हो कि मल्टी मॉडल एआई को कैसे स्केल करें, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँगा ताकि अलग अलग इनपुट मोडालिटीज़ को साथ प्रोसेस किया जा सके और लेटेंसी को भी मैनेज किया जा सके। इसी तरह एलएलएम्स को जजमेंट सपोर्ट में इस्तेमाल करते समय मैं हमेशा अंतिम निर्णय मानव के हाथ में रखने की बात रखूंगा ताकि नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनी रहे, और मैं मॉडल का आउटपुट मानव समीक्षा के साथ मिलाकर ही अंतिम फैसला लेने की सलाह दूंगा। ओके, एक और चीज़ है, जैसे आजकल क्या बोल रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम प्रॉम्प्ट टू सिस्टम्स। इसके बारे में बताओ, इसको इसको क्या, क्यों ऐसा कहते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉम्प्ट टू सिस्टम्स का मतलब है कि हम अब सिर्फ एक साधारण प्रॉम्प्ट देने की जगह पूरे सिस्टम लेवल ऑटोमेशन या प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम बस मॉडल को एक प्रॉम्प्ट देते थे, लेकिन अब हम सिस्टम को इंटीग्रेट करके डेटा पाइपलाइंस, लॉजिक और ऑटोमेशन के साथ जोड़ रहे हैं ताकि पूरा एंड टू एंड वर्कफ्लो बनाया जा सके। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे हम ज़्यादा स्थिरता, बेहतर नियंत्रण और स्केल करने की क्षमता पाते हैं, और ये बड़े जटिल एंटरप्राइज वर्कलोड्स को भी हैंडल कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ बताओ। हाँ ज़रूर, एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि पहले आप अपने मॉडल को हर बार एक नया प्रॉम्प्ट देते थे, जैसे किसी रिपोर्ट का सारांश बनवाना। अब जब आप प्रॉम्प्ट टू सिस्टम जाते हैं तो आप एक पूरा ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना देते हो। इसमें डेटा कलेक्शन, मॉडल रन, रिपोर्ट जनरेशन और ईमेल या डैशबोर्ड अपडेट जैसे स्टेप्स शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए एक वित्तीय कंपनी अपने सारे ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली स्कैन करती है, एआई से एनालिसिस कराती है, और फिर एक सिस्टम जनरेट करता है जो हर हफ्ते रिपोर्ट भेजता है, बिना हर बार मैनुअली प्रॉम्प्ट देने के। ओके, तो कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेटिव एआई का तो हो तो बताओ। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, जैसे क्या आप जनरेटिव एआई मॉडल्स में एथिकल रिस्क्स को मैनेज करने के लिए कोई गवर्नेंस फ्रेमवर्क लागू करेंगे, या आप मॉडल आउटपुट की ट्रस्टवर्दीनेस कैसे वेरीफाई करते हैं। इसका इन आंसर सवालों भी का जवाब बताओ। हाँ बिल्कुल,
मैं कहूँगा कि हम एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क अपनाते हैं जिसमें हम मॉडल के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों के दौरान निरंतर ऑडिट और मॉनिटरिंग करते हैं। हम क्लैरिटी रखते हैं कि कौन से डेटा पॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और आउटपुट को फीडबैक लूप से चेक करते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस वेरीफाई करने के लिए हम मॉडल आउटपुट की पारदर्शिता, उसकी बेंचमार्किंग और मनुष्य समीक्षा का सहारा लेते हैं ताकि यूजर्स को भरोसा रहे कि मॉडल सही, नैतिक और विश्वसनीय परिणाम दे रहा है। ओके,